अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 22 अप्रैल 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो कोरोना के पाकिस्तान में नए केसेस आए हैं उनकी तादाद है 5,857 और बदकिस्मती से 98 यानी 98 जो लोग हैं वो कोरोना के बाइस अपनी जान से गए हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो अलमिया जन्म ले चुका है, इंसानी अलमिया, वो हमारे पड़ोस में है, जहां पे दुनिया का रिकॉर्ड बना है नए केसेस का और 24 घंटे में 3,14,835 केसेस हुए हैं। और ये एक छोटी सी कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिनका वो खुमियाजा भुगत रहे हैं और यही वो गलतियां हैं जो हमने नहीं करनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने वाकया एक जिक्र करना है कि एक स्टडी शाया हुई है अबू धाबी में, और ये स्टडी जो है ये है हमारे वाली जो चाइनीज़ वैक्सीन है जो पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा लग चुकी है और लग रही है, यानी साइनोफार्म के बारे में। अब इस स्टडी ने हमें कुछ बातें बताई हैं जो कि कंफर्म होती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वैक्सीन काफ़ी लोगों को अभी तक लग चुकी है, जो जिनकी तादाद तकरीबन 13 से 15 लाख के दरमियान है। ये स्टडी हमें ये बताती है कि वो लोग जिनको साइनोफार्म की वैक्सीन लग जाती है और उनके अंदर जो है यानी कि 93% ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है ये लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। यानी किसी को 2 डोजेज लग चुकी हों और उसको 2 हफ्ते गुजर चुके हों, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और यही वो एंटीबॉडीज हैं जो हम चेक करवाते हैं। अगरचे साइनोफार्म जो कंपनी है वो ये रिकमेंड करती है कि एंटीबॉडीज चेक करवाई जाएं 3 महीने के बाद, और अगर किसी में एंटीबॉडीज ना बनी हो तो फिर उनमें बूस्टर लगाया जाए। लेकिन हम इसलिए चेक करवाते हैं ताकि 2 हफ्ते में हमें पता चल जाता है कि किसी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो इस स्टडी ने यह बताया है कि ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है, 2 डोज की जो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है जिसके साइड इफेक्ट ना होने के बराबर हैं, क्योंकि जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं उनके बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं आते। तो 93% इसकी अफादियत है हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने के लिए। यानी अगर किसी को खुदा न खास्ता वैक्सीन लगने के बावजूद कोविड हो जाता है, उसका पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, उसको अलामात आ जाती हैं, तो 93% वो लोग होंगे जिनको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ 7% ऐसे लोग होंगे, 7%, कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये 95% बचाती है लोगों को वैक्सीन लगने की 2 डोजेस के बाद आईसीयू में एडमिशन से। यानी अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगी है, उसकी 2 डोजेस लगी हैं साइनोफार्म की और उसको 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो 95% चांसेस हैं कि अगर उनको कोविड हुआ भी तो वो आईसीयू में नहीं जाएंगे। और 5% वो लोग होते हैं जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद, कोविड होने के बावजूद वो आईसीयू में जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, और जो मैं एक एग्जांपल से उसको सेकंड भी करूंगा, उसकी तौसीक भी करूंगा, वो ये उन्होंने बताई है कि अभी तक अबू धाबी में कोई एक सिंगल केस ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको वैक्सीन लगी है, उसको 2 डोजेज लगी हैं, उसका ड्यूरेशन 2 हफ्ते का गुजर चुका है, उसके बाद उसको कोविड हुआ हो और उस कोविड की वजह से उस शख्स की जान गई हो। ये बड़ी अहम बात है हमारे लिए, क्योंकि 2 केसेस दोस्तों ऐसे हुए हैं पिछले दिनों में कि दोनों ही डॉक्टर्स कम्युनिटी से थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जो है उसका आगाज हुआ था। उसके बाद अगरचे डॉक्टर्स के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन कल ही असद उमर जो है उन्होंने दोबारा से ऐलान किया है कि वो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स जो पहले वैक्सीन नहीं लगवा सके, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ में पहले एक रेजिस्टेंस थी कि वो नहीं लगवाना चाहते थे, लेकिन जो बाद में पछताए हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा लोग गवर्नमेंट को इसरार कर रहे थे कि उनको मौका दिया जाए एक और, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो पहले वैक्सीन नहीं लगवा सके अब वो लगवाएंगे तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन खैर गवर्नमेंट ने फिर बहुत ज़्यादा इसरार पे ये कहा है कि वो जो covid.gov.pk/वैक्सीन की जो साइट है वो उधर जाएं और अपना इंदराज करवाएं, और इंदराज करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद 48 घंटे के बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है उसको 1166 पे भेजें, तो गवर्नमेंट जो है उनको उनका वैक्सीनेशन सेंटर भी बता देगी और डेट भी बता देगी और टाइम भी बता देगी। तो शुरू में क्योंकि थोड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने लगवाई है। इसी तरह 2 डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी, उनमें एक लेडी डॉक्टर हैं और एक मेल डॉक्टर हैं। आप दोस्तों को याद होगा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो मेल डॉक्टर हैं वो डायबिटिक हैं, उनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद जो अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाई और मेरे साथ उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो वो नेगेटिव थी, लेकिन वो IgM थी। मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने IgG दोबारा चेक करवाई, वो भी नेगेटिव थी। तो उससे
उनसे मेरी जो डिस्कशन हुई तो मेरा ये ख्याल था कि क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है बहैसियत एक डायबिटिक के, तो शायद ये वजह बनी है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सका। तो बदकिस्मती से इसके बाद उनको कोविड हो गया, क्योंकि जैसे मैं आप दोस्तों को अक्सर ये बात करता हूँ कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं, ख़ासतौर पे सेकंड डोज जब से स्टार्ट हुई है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है, और यही वो रश है जो वजह बनता है लोगों में ट्रांसमिशन की। क्योंकि मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें ये बड़ा खसूसी तौर पे बताया था कि अब नई तहकीक ने साबित किया है कि जो हमारी ये सतहें होती हैं, सर्फेसेस होती हैं, जिसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं, यहाँ से कम वायरस मुंतकिल होता है, बल्कि जो छोटे ज़र्रात होते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम छींक मारते हैं, खांसी करते हैं, यानी ख़ास तौर पे बात करते हुए भी, जिनको एरोसोल्स कहते हैं, रेस्पिरेटरी एरोसोल्स, तो उनके अंदर वायरस मुंतकिल होता है। और ख़ास तौर पे जो वैक्सीनेशन वाले सेंटर है, क्योंकि वो क्लोज जगह होती हैं, चाहे वो बड़ा हॉल ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं वायरस की मुंतकिली के। आप ज़रूर वहाँ पे N95 मास्क पहन के खुद भी जाएँ और अपने बुजुर्गों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए जब जाएँ तो N95 पहन के जाएँ। तो ये डॉक्टर साहब को वैक्सीन लगने के बाद 2 डोजेस के बाद एंटीबॉडीज नहीं बनी और बदकिस्मती से फिर उनको इन्फेक्शन होगी कोविड की। जो इनका पीसीआर जो था वो इब्तदाई तौर पे नेगेटिव था, लेकिन जो सीटी स्कैन है चेस्ट का, तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि इनको कोविड का निमोनिया हो चुका है। ये फिर हॉस्पिटल में भी दाखिल रहे, इनको तमाम वो जो है वो मेडिसिन मिली जो इस वक्त मुरवजा हैं, जो हम देते हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स भी हैं, जिसमें टोसेलिजुमैब भी है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी भी है, तो और एंटीबायोटिक्स भी हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए देते हैं। और इनको जो आईसीयू तक इनका एडमिशन हुआ और 1-2 दफ़ा मेरी फिर बात हुई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने ठीक हो चुके हैं कि ये अपने घर आ चुके हैं। यानी वैक्सीन लगने के बाद अगरचे इनमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी और ये आईसीयू तक हुआ है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से इनकी ज़िंदगी बच गई और ये वापस आ चुके हैं अपने घर। ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा जो केस है वो है 36 ईयर्स की एक डॉक्टर साहिबा हैं, लेडी डॉक्टर हैं। उनको भी 2 जो डोजेज़ लगी हैं साइनोफॉर्म वैक्सीन की, और दूसरी डोज के 14 दिन के बाद इनकी एंटीबॉडीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, यानी अच्छी खासी इनकी एंटीबॉडीज़ बनी थी, 100 से प्लस थी। फिर इनको कुछ अलामात आती हैं, कुछ दिनों के बाद इनको अलामात आती हैं खांसी की, हल्के बुखार की। उसके बाद जब इनका सीटी स्कैन होता है तो इनका भी पीसीआर भी इनका पॉजिटिव आया, और जो सीटी था उसके ऊपर भी इनका एक मॉडरेट कह लें या हल्का कह लें वो नमूनिया आया। लेकिन बावजूद इसके कि इनको कोविड हुआ, बावजूद इनके कि इनको अलामात आई, लेकिन इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और इनको काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर रही। यानी यही जो सबसे बड़ा मकसद है साइनोफॉर्म की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन का, वो ये है कि आपको सीवियर डिजीज से बचाना। अगर आपकी इम्यूनिटी किसी हद तक बेहतर है, आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है, तो ये वैक्सीन लगने के बाद ये चीज़ आपको बचाती है। तो ये डॉक्टर साहिबा जो हैं फिर ग्रेजुअली ये ठीक हुई, रिकवर हुई, लेकिन जो सीवियरिटी थी बीमारी की उससे बची रहीं। तो ये दोनों जो मिसालें हैं, ये जो साइनोफॉर्म की स्टडी है जो अबू धाबी में हुई है, तो उसको ही ये कंफर्म करती हैं। इस स्टडी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप में से कोई दोस्त पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और इसी चीज़ से, इसी तरह से एक और जो स्टडी है बड़ी ज़बरदस्त है, वो एक ब्लड नामी एक जर्नल है मेडिकल का, उसके अंदर वो शाया हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो भी क्या बताता है कि 2 कैटेगरी उन्होंने पेशेंट्स की ली जिनके ऊपर ये स्टडी की गई, और फाइजर की वैक्सीन की ये स्टडी थी, फाइजर और मॉडर्ना की, कि एक वो कैटेगरी थी कि जिनको ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर की कौन सी किस्म थी, उनको कहते हैं CLL यानी क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, और दूसरे ग्रुप में थे सेहतमंद मरीज, उन दोनों को वैक्सीन लगती है। अब ये जो कैंसर के पेशेंट से, इसमें भी 3 कैटेगरीज थी। एक वो थी जिनको कैंसर था लेकिन अभी इलाज शुरू नहीं हुआ था, एक वो थे कि जिनको कैंसर था और उनको अभी कीमोथेरेपी चल रही थी, और एक वो थे जिनको कीमोथेरेपी खत्म हो चुकी थी और वो कैंसर से रिमिशन में आ गए थे, यानी सेहतयाबी की तरफ वो चले गए थे। तो देखा यह गया कि जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको कोई कैंसर नहीं था, उनमें 100% लोगों में एंटीबॉडीज बनी, लेकिन वो लोग जिनको CLL क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया था, तो उनमें से सबसे ज्यादा उन लोगों में बनी जिनको कीमोथेरेपी के बाद उनकी रिकवरी हो चुकी थी। सबसे कम उन लोगों में बनी जिनको कीमोथेरेपी या कैंसर का इलाज चल रहा था और उस दौरान वैक्सीन लगी। और उस दूसरे नंबर पे उन लोगों को एंटीबॉडीज बनी कि जिनको अभी इलाज तो शुरू नहीं हुआ था और अभी ये था कि कैंसर की उनकी तशखीस हो चुकी थी। क्योंकि कैंसर खुद में इम्यूनिटी को कम करता है, और कैंसर की जो ट्रीटमेंट होता है वो तो खसूसी तौर पे जो चल रहा होता है ट्रीटमेंट, वो खसूसी तौर पे जो हमारी कुव्वत मदाफ़ियत उसको कमज़ोर करता है। इसीलिए इस कैटेगरी में
इन कैटेगरी के जो मरीज थे उनके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो कम बनी। तो तमाम दोस्तों को ये स्टडी देखनी चाहिए क्योंकि ये साबित करती है 2-3 चीज़ों को। एक तो ये है कि जो एंटीबॉडीज को मालूम करना है ये एक बड़ा जरिया है वैक्सीन लगने के बाद कि आपके अंदर कितनी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हुई है या नहीं हुई, एक नंबर। और दूसरे नंबर पे ये है कि वो तमाम लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है तो उनमें कम चांसेस होते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन फिर वो बूस्टर उनको लगवाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साइनोफार्म बनाने वाली कंपनी का ये कहना है कि आप 3 महीने के बाद अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं, अगर वो एंटीबॉडीज नहीं बनी है तो वो फिर आपको एक बूस्टर लगना चाहिए। लेकिन साइड इफेक्ट बहुत कम है साइनोफार्म के, और जितनी भी इनएक्टिवेटेड होती हैं इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दोस्तों जो इंडिया की मैंने एग्जांपल दी है, आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इसी तबाही से बचने के लिए, इसी तरह की किसी भी इंसानी अलमिया से बचने के लिए आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें, और जैसे ही आपको मौका मिलता है, आपका टाइम आता है, तो आप अपनी जो है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। क्योंकि कल जैसे बताया गया कि सिंध में इस वक्त जो 50% केसेस हैं वो UK की स्ट्रेन से हैं, तो हमने किसी भी जो ख़तरनाक स्ट्रेन है, क्योंकि UK की स्ट्रेन के खिलाफ तो ये वैक्सीन भी काम करती हैं और पुरानी हमारी इम्यूनिटी भी काम करती है, लेकिन किसी भी किस्म की जो एक इंतहाई खतरनाक कोई वेरिएंट हो सकता है उससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि पहले SOPs को फॉलो करें, और जब आपकी बारी आती है वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए जब जाएं तो आप ज़्यादा केयर के साथ जाएं, वहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपको वायरस से सामना हो सकता है। और वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के बाद आप किसी हद तक फिर महफूज अपने आप को महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसके बाद कभी भी अगर आप अपनी असेसमेंट चाहते हैं तो अपनी एंटीबॉडीज ज़रूर चेक करवाएं। अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से कल एक दोस्त ने मेरे साथ एक शेयर की थी कि वो इसको फेवर नहीं करते एंटीबॉडीज़ को, लेकिन पूरी दुनिया की जो साइंस है वो फेवर करती है, और पूरी दुनिया की साइंस अगर फेवर करती है तो हमने साइंस को ज़रूर फॉलो करना है। दोस्तों ये थी कुछ अपडेट, कोशिश होगी कि मज़ीद कोई अपडेट आती है तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।